हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है इसको देखेंगे। और रिकर्जन के ऊपर बेस्ड मेरे कुछ और वीडियोस भी हैं जिनमें मैं रिकर्जन को पूरा डिटेल में समझाया है अलॉन्ग विद अदर प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम रिकर्जन के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि बेस्ड होगा जीसीडी के ऊपर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के ऊपर। यहाँ पे इसको देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन का मतलब होता है व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करने लगता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया फंक्शन ए बी सी, ये एक फंक्शन है और ये मान लो किसी भी रिटर्न टाइप का है, मान लो वॉइड टाइप का है। और मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर कुछ काम किया और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैंने खुद ही इस फंक्शन को कॉल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को कॉल कर लिया ए बी सी और इसको मैंने कॉल कर लिया इस तरह। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब कंट्रोल इस फंक्शन पे आएगा तो ये फंक्शन रन होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन फिर इस फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा कंट्रोल फिर से इस फंक्शन के इस वाले कॉलिंग स्टेटमेंट पे आएगा, देन अगेन ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा एंड मेमोरी में ये फिर से एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर से एग्जीक्यूशन होने लगेगी इसकी। एक तरह से इसी फंक्शन ने खुद को एग्जीक्यूट किया, फिर से इसने अपना एक कॉपी बना लिया मेमोरी में और ये फिर से रन हो गया। देन अगेन फिर से हम अंदर आएंगे, देन अगेन फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फंक्शन कॉलिंग का, देन फिर से ये फंक्शन एक बार कॉल हो जाएगा। यही चीज़ चलती रहेगी, अगेन अंदर आएंगे फिर से कॉल होगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा अगर हम इस पर लगाम नहीं लगाएंगे या कोई रोक नहीं लगाएंगे तो। टेक्निकली रिकर्जन का मतलब यही होता है दैट व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन और रिपीटेडली, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्जन। ये इटरेशन जैसा ही है, जैसे हम लूप्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से लूप्स होते हैं, एक आपका फॉर लूप होता है, एक आपका वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। ये आपके हो गए इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इनको हम बोलते हैं इटरेशंस या इटरेटिव स्टेटमेंट्स। और जो इधर मैंने मेथड बताया है इसको हम बोलते हैं रिकर्जन। इटरेटिव स्टेटमेंट एक तरीका होता है कोई भी काम बार बार करने का, और दूसरा आपका मेथड होता है रिकर्जन। रिकर्जन से भी हम कई कामों को कर सकते हैं। अब ये दोनों ही किसी काम को बार बार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। कहीं कहीं पे इटरेटिव स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिकर्जन की, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। रिकर्जन को यूज़ करके हमारा कोड काफ़ी सिंपलर या छोटा हो जाता है। दैट्स वाई कहीं कहीं पर रिकर्सिव फंक्शंस ज़्यादा हमें काम आते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोड को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस प्रोग्राम में जो भी हम बनाने वाले हैं उसमें आप ये चीज़ देख के आसानी से समझ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे रिकर्सिव स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं। आगे जाके जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, एक होते हैं ट्रीज, और जब ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ्स भी पढ़ने पड़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स। ट्रीज एंड ग्राफ्स में बेसिकली रिकर्सिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये यहाँ ज़्यादा काम आती है, इसीलिए आपको छोटे क्लासेस में भी रिकर्जन के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करो तो आपको ये नया नया ना लगे। राइट। आई होप थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल गया होगा अबाउट रिकर्जन। जीसीडी का एक्चुअली मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और जो बचपन में आप पढ़ते आ रहे थे एचसीएफ, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जीसीडी या फिर एचसीएफ आपकी एक ही चीज़ हो गई। और ये निकालते कैसे हैं और ये होता क्या है इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स दे दिए गए, सिंपल नंबर्स लेते हैं छोटे छोटे, एक लेते हैं 2, एक लेते हैं 4। यहाँ पे अगर इसका जीसीडी आपको निकालना होगा तो इसका जीसीडी क्या आएगा, देखो दो नंबर्स का जीसीडी वो पर्टिकुलर नंबर होता है जो कि हाईएस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। फिर से सुनो, जीसीडी का मतलब यहाँ पे ये है दैट वो ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को आप देखो तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, बिकॉज 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और वही हाईएस्ट फैक्टर है दोनों का। निकालते कैसे हैं इसको, बेसिकली छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा, हम बेसिकली 2 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 1 2, 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएंगे 4 के फैक्टर्स, या 2 इंटू 2 भी ले सकते हो सिर्फ। तो यहाँ पे जो आपके कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है सिर्फ 2 दोनों में। हम 2 को लेंगे एक बार, और 1 भी कॉमन आ रहा है तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन 1 का ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। जो जो कॉमन फैक्टर्स आते थे उनको हम लास्ट में यहाँ पे लिख लेते थे। तो यहाँ पे एक कॉमन 2 फैक्टर आ रहा है और दूसरा कॉमन ये 1 आ रहा है। 2 1 क्या आ जाएगा 2। दिस 2 विल बी द जीसीडी और एचसीएफ, इसी को बोलेंगे जीसीडी और एचसीएफ ऑफ 2, 4। इस तरह निकाला जाता है जीसीडी नॉर्मल तरीके से।
अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम ये तरीका अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। पहले हमें फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा, फिर हम उसमें से कॉमन लेंगे, तब जाके हमारा एचसीएफ आएगा। तो प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हम ये तरीका नहीं यूज़ करते हैं। सो रियल लाइफ में तो हम इसको यूज़ करेंगे कॉपी एंड पेन पे, लेकिन इसका हम यूज़ प्रोग्रामिंग में नहीं करते हैं। सो प्रोग्रामिंग में एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। सो अभी हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि यूक्लिड्स मेथड क्या होता है और उसकी मदद से हम कैसे जीसीडी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सो इन्होंने हमें क्या बताया कि यहाँ पे कोई भी दो नंबर जो हमें मिलेंगे जिसका हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है, उसमें से जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से हम छोटे वाले नंबर को हमेशा डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा नेक्स्ट बार जीसीडी निकालने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। फिर से सुन लो, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है और बड़ा नंबर मुझे कौन सा दिख रहा है 12 ग्रेटर नंबर है, सो इसको हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा और जो छोटा वाला नंबर होगा फिर हम उसका जीसीडी निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे हो गए। तो इन्होंने कहा स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 आप बड़ा वाला नंबर लो 12, इसको डिवाइड कर दो 8 से और जो भी रिमाइंडर है उसको लो और कॉमा जो छोटा वाला नंबर है उसको एज इट इज़ आप ले लो, राइट। सो यहाँ पे अगर हम ये सॉल्व करें तो क्या आएगा, 12 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 8, कितना आया 8 1 जा 8, ये रिमाइंडर बच गया 4। सो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम रिमाइंडर 4 को लेंगे और इधर जो नंबर हमारा बचा है 8 इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो पलट गया एकदम सिस्टम, पहला नंबर छोटा हो गया, बाद वाला नंबर बड़ा हो गया। फिर अगेन यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको और छोटे वाले नंबर को हम साथ में लेके फिर से जीसीडी निकालेंगे। सो स्टेप 2 हमारा क्या होगा, देखो स्टेप 2 इनको अगर हम अरेंज कर लें या अरेंज ना भी करें, यहाँ पे अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो फिर हमने क्या किया, छोटे वाले नंबर को ऐसे ही लिया और बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर लेंगे और छोटा वाला नंबर एज इट इज़ ले लेंगे, राइट। इसको अगर सॉल्व करेंगे 8 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आता है, यहाँ पे हो जाएगा 8 को 4 से डिवाइड किया 4 2 जा 8 और रिमाइंडर आ गया इस बार 0। सो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 4। छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर ये है 0, तो इसको हम अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 4,0। सो यहाँ पे जैसे ही आपका एक नंबर 0 बन जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे और ये जो दूसरा नंबर है यही हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी आर GCD। सो यहाँ पे इस मेथड से हम GCD कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स मेथड। क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक इटरेटिव मेथड है और प्रोग्रामिंग में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ही कोड लिख के, थोड़ा सा ही प्रोग्राम लिख के यूक्लिड्स मेथड से बहुत ही आसानी के साथ GCD कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप थोड़ा थोड़ा मेथड समझ गए होगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। सो एग्जाम्पल 2, दो नंबर्स लेते हैं, एक नंबर हम ले लेंगे 16, इस बार आगे वाला नंबर हम बड़ा लेंगे और आगे वाले नंबर को मैं ले लेता हूँ 24, ठीक है। दोनों एकदम अलग अलग नंबर्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का GCD निकालें बाय यूजिंग यूक्लिड्स मेथड, सो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा। बड़े नंबर को हम पहले लिख लेंगे फिर छोटे वाले नंबर को। अब यहाँ पे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लेंगे। सो 24 mod 16, यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर लिया और छोटा वाला नंबर एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने इनको डिवाइड किया, 24 को 16 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा। सो 24 को 16 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 16 1 जा 16, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 8 और आगे नंबर बचा 16। अब यहाँ पे सिस्टम पलट गया, पहला नंबर छोटा हो गया, आगे वाला नंबर बड़ा हो गया। सो यहाँ पे इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं 16,8। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें इन दोनों का GCD निकालना है। सो स्टेप 2 विल बी आप क्या करोगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर दोगे। सो ये हो जाएगा 16 mod 8 और यहाँ पे 8 हो जाएगा आगे छोटा वाला नंबर। सो पहले हम 16 mod 8 करेंगे, तो 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। सो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 8। सो जैसे ही आपका एक नंबर 0 आ गया, यहाँ पे इसको अरेंज कर लो, 8,0 लिख लो और जैसे ही आपका एक नंबर 0 आ जाएगा तो जो भी बचा हुआ नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा, GCD ऑफ दीज टू नंबर्स। सो इन दोनों नंबर्स का ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 8। आप चेक भी कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम निकालते थे। यहाँ पे आप पहले 16 के फैक्टर्स निकाल लो, 16 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हमने 16 को फैक्टराइज कर लिया। 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। सो ये 24 के फैक्टर्स आ गए, कॉमन फैक्टर्स निकाल लो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 यहाँ से आ जाएंगे, 3 बार 2 यहाँ से आ जाएंगे। सो बस इसका जो HCF आ जाएगा, HCF विल बी
2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। सो यहाँ से भी हमारा SCF 8 आ गया, और अगर हम यूक्लिड्स मेथड से निकालते हैं तो वहाँ से भी हमारा GCD या SCF 8 आ जाएगा। सो प्रोग्रामिंग में इसीलिए हम इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे टू फाइंड दी GCD। सो अब हम बनाने वाले हैं इसी पे बेस्ड एक जावा प्रोग्राम, जो कि आपके स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। सो ISC क्लास 12 स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसको हम देखते हैं। ये रिकर्जन का क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं अभी। सो यहाँ पे है अ क्लास GCD हैज़ बिन डिफाइंड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू इंटीजर्स, और यहाँ पे सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। सो यहाँ पे बेसिकली इन मेथड्स का यूज़ करके हमें GCD कैलकुलेट करना है, और पूरा आपको क्लास के बारे में बता दिया गया है कि आपको क्लास का नाम GCD लेना है, फिर उसमें आपको यहाँ पे डेटा मेंबर्स बनाने हैं 2, मतलब क्लास वेरिएबल्स बनाने हैं क्लास के अंदर, क्लास वेरिएबल्स नहीं बट इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं, स्टैटिक टाइप के नहीं होने हैं ये। फिर आगे है मेंबर फंक्शंस आपको यहाँ पे बनाने हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, फिर आपको वॉइड एक्सेप्ट इनपुट कराने के लिए एक फंक्शन बनाना है, फिर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है इंट GCD नाम का, जिसमें हम रिकर्सिव टेक्निक लगा के GCD कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वही काम करेंगे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे लास्ट फंक्शन में बनाना है वॉइड डिस्प्ले नाम का, जिसमें हम डिस्प्ले कराएंगे इसके GCD को विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। देन वी हैव टू स्पेसिफाई द क्लास GCD, उसके बाद सारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और यहाँ पे सारे फंक्शंस को बना के हमें मेन फंक्शन भी बनाना है, एंड देन वी हैव टू कॉल ऑल दीज फंक्शंस, और हमें चला के दिखाना है इस प्रोग्राम को। बेसिकली वहाँ पे कॉपी पेन पे आपको सिर्फ लिखना होगा, बट यहाँ पे मैं इसको पूरा बना के रन करके दिखाऊंगा। सो चलो अभी हम ब्लूजे ओपन करते हैं और देख तो लिए ही क्या कुछ हमें बनाना है, और इसको प्रोग्राम में बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ब्लूजे, और यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास। सो यहाँ पे क्लास का नाम मैं दे दूंगा जो हमें मेंशन किया गया था, GCD। सो ये मेरी होगी क्लास, इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जितना कुछ ऑलरेडी कोड टाइप्ड है इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से, एंड वी विल मेक अ फ्रेश क्लास, क्लास GCD। और यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर बना लेते हैं स्ट्रिंग आर्क्स। सो ये मैंने बना लिया अपना मेन फंक्शन, और ये बन जाता है, थोड़ा सा हमें आइडिया लगने लगता है प्रोग्राम का, ठीक है, थोड़ा लगता है कि हाँ ये क्लास का स्ट्रक्चर हमने पूरा बना लिया है। बनाना तो था ही लास्ट में, तो मैंने पहले ही बना लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमें कौन कौन से काम कराने थे हम उनको बनाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाने थे, इंट num1 और num2 नाम का, और ये दोनों इंटीजर टाइप के होने थे। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं इंट num1, num2। सो ये मेरे हो गए 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स जो जस्ट क्लास के अंदर बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाया जाएगा। क्यों? बिकॉज ये क्लास वेरिएबल्स नहीं है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। सो ये बिना स्टैटिक के बनेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ बनाना है अपना कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर होता है सेम क्लास के नाम का, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, और कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इसका नाम सिर्फ GCD होगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं, और इसके अंदर कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है, मतलब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? इट इनिशियलाइजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें बनाना था। सो यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ का, यानी num1 और num2 का डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं num1 इक्वल टू 0, इंट टाइप है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे सकते हो, और यहाँ पे बना लेंगे num2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने डिफॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं। यही आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, आप पूछते हो ना अक्सर कि कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, आपने क्या किया, डबल स्लैश लगाया और यहाँ लिख दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इससे थोड़ा एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा जाता है, उसको पता लगता है कि हाँ आपको आती है प्रोग्रामिंग, और आपको कमेंट्स का मतलब पता है, आप लिख सकते हो उनको, तो ये लिख दिया करो। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया दैट इट इज़ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बनाना है उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टू मेक द वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन, जहाँ पे हमें इनपुट करानी है इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ को। सो इनपुट कराने के लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बफर रीडर का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको आता है। सो यहाँ पे मैं सिंपल तरीका यूज़ करूँगा, जो कि होता है स्कैनर क्लास। सो इम्पोर्ट java.util.scanner। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जिस फंक्शन में हमें इनपुट कराना है वहीं पे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं void accept नाम से, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था void accept, और इसी के अंदर हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे दे देंगे इसका पैरामीटर system.in, और सिस्टम का S कैपिटल होगा और यहाँ डॉट लगेगा। सो system.in ये बन गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम यूज़र को एक मैसेज देंगे system.out.println, और एंटर फर्स्ट नंबर, पहला मैसेज दिया, और पहला हम यहाँ पे नंबर इनपुट करा लेंगे, और यहाँ पे डबल कोट्स मिस हो गए हैं, यस, और यहाँ पे यूज़र से हम पहला वाला नंबर इनपुट कराएंगे। सो num1 विल बी इक्वल टू sc.next int, ये हो जाएगा num1,
और यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर्स मिस हो रहे हैं, आई थिंक कीबोर्ड में कुछ मिस्टेक है। अब ठीक है, नेक्स्ट एंटी। अब इसी तरह हम सेकंड नंबर को भी इनपुट कराएंगे और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है। सो एंटर सेकंड नंबर, सो एंटर सेकंड नंबर, और इस बार हम num2 को भी यहाँ पे इनपुट करा लेंगे। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट इसके बाद हमें बनाना है रिकर्सिव फंक्शन इंट जीसीडी नाम का। सो उसको बनाते हैं। देखो इसके बाद हम बनाएंगे इंट जीसीडी, और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स देने हैं जो कि होंगे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था, इसलिए मैंने एक्स वाई माने। बाकी अगर कहीं पे नहीं मेंशन होगा तो आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी। तो देखो रिकर्सिव फंक्शन में जब आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का रिकर्सिव फंक्शन बनाओगे तो बेसिकली दो पैरामीटर्स तो लगेंगे ही, जो कि मैंने यूक्लिड्स मेथड में बताया था कि वहाँ पे दो नंबर्स होंगे और बारी बारी से हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेते थे। तो एटलीस्ट दो नंबर्स तो आपको चाहिए ना। तो यहाँ पे इनके पैरामीटर्स में आपको दो यहाँ पे पैरामीटर्स लेने ही पड़ेंगे इंटीजर टाइप के। अब यहाँ पे किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए देखो हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए बेस केस कि कहाँ पे जाके उसको रुकना है, नहीं तो वो इनफाइनाइट कॉल होता रहेगा। सो इसीलिए एक हमें बेस केस चाहिए होगा। तो यहाँ पे बेस केस हमारा क्या था, जब भी दोनों में से कोई एक नंबर आपका जीरो हो जाएगा तो वहीं पे आप रुक जाओगे। सो यहाँ पे हमारा बेस केस हो जाएगा इफ़, यहाँ पे हम लिख देंगे। सो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को लेके आप चूज कर सकते हो कि वो जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे आप रुक जाओगे। सो यहाँ पे मैं पहले वाला नंबर लेके चल रहा हूँ। सो इफ़ x इज डबल इक्वल टू जीरो, अगर एक नंबर यहाँ जीरो हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे, अगर एक नंबर पहला वाला जो है वो जीरो हो जाता है, मुझे वहीं पे रुक जाना है, मतलब इस फंक्शन को वहीं पे रुक जाना है। और जैसे ये जीरो होगा वहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न। जैसे ही एक नंबर जीरो हो गया दूसरा वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीसीडी। तो एक नंबर जीरो हो गया दूसरा वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, जीसीडी। यही मैंने यूक्लिड्स मेथड में अभी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे ये तो हो गया बेस केस। नेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पे रिकर्सिव कॉल, और यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ दैट इट इज़ दी बेस केस। बेस केस क्या होता है, वो केस जहाँ पे आपको रुकना है। रिकर्सिव कॉल्स होती जाएंगी और जहाँ पे आके वो रुकती हैं उसी को हम कहते हैं बेस कंडीशन या फिर बेस केस। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें रिकर्सिव कॉल करना है। रिकर्सिव कॉल कैसे करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। अब हमें क्या कॉल करना है, हमें वापस से इसी फंक्शन को कॉल करना है, और इस बार हमें इसमें क्या देना है। सो जैसा कि मैंने यूक्लिड्स मेथड में आप लोग को बताया था कि हमें बार बार क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें बार बार पहले तो हमें लेना होता है बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और वहाँ पे हम उसका रिमाइंडर ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम बाद वाले नंबर को यानी कि बड़े वाले नंबर को जो कि y है डिवाइड करेंगे x से यानी छोटे नंबर से, और यहाँ पे रिमाइंडर लेने के लिए मैं यहाँ पे मॉड फंक्शन का यूज़ करूँगा, मॉड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा बेसिकली। और यहाँ पे y मॉड x हो गया। और फिर इसके बाद हमें छोटा वाला नंबर लेना है, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चाहिए था। मैंने बताया था यूक्लिड्स मेथड में, जो मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे हम छोटा वाला नंबर आगे ले लेंगे। सो ये हो गया, पहले y मॉड x लिया, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेंगे, फिर छोटा वाला नंबर आगे ले लेंगे। तो इसके बाद हम इसका जीसीडी कैलकुलेट करते हैं फिर से। सो यही था यूक्लिड्स मेथड। सो बस हम इतना लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज रिकर्सिव कॉल। इसको भी यहाँ लिख सकते हो आप, दिस इज रिकर्सिव फंक्शन कॉल। ठीक है, इसी में से हम दोबारा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली। बार बार ये फंक्शन कॉल होता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों में से कोई एक नंबर जीरो नहीं हो जाता। जीरो कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली पहला वाला नंबर होगा। क्यों, बिकॉज आपने कंडीशन जो है पहले वाले नंबर के लिए लगाई है। सो ये चीज़ चेक कर लेना, पहले वाले नंबर के लिए अगर कंडीशन लगा रहे हो तो यहाँ पे y मॉड x पहले वाली प्लेस पे होना चाहिए, बिकॉज जो वेरिएबल आप मॉड कर रहे हो वही तो लास्ट में जाके जीरो होगा। सो यहाँ पे इस तरह हम इसको करेंगे। फिर इसके बाद हमें बनाना है वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। तो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन भी मैंने यहाँ लिख के रख लिया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें प्रिंट करना है इसी जीसीडी को या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट करने के लिए system.out.println, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे द, डबल कोट से स्टार्ट करेंगे, द जीसीडी और HCF ऑफ। अब हमें HCF प्रिंट करना है कौन कौन से नंबर्स का, उन नंबर्स को भी आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। ऑफ के बाद एक स्पेस दिया, फिर प्लस आप नंबर लिखो num1 प्लस फिर से एक स्पेस, और उसके बाद एंड, और एंड के बाद फिर एक स्पेस प्लस num2। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे दोनों num1 और num2 प्रिंट होके आ जाएंगे एज इट इज़। ऐसे होगा द जीसीडी और HCF ऑफ नंबर 1 जो भी होगा वो प्रिंट होगा, एंड फिर num2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इस, और इसके बाद मतलब आगे पीछे स्पेस, फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे अपना जो जीसीडी हमने कैलकुलेट किया है उसको। अब जीसीडी हमने कैलकुलेट तो किया नहीं है, उसका तो सिर्फ हमने फंक्शन बनाया है।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको अलग से किसी वेरिएबल में कैलकुलेट करा के सेव करा लो, या फिर आप इस फंक्शन को डायरेक्टली यहीं पे कॉल कर लो। तो फंक्शन हमारा कौन सा है, GCD, और इसके अंदर 2 नंबर्स पास करने हैं हमें। सो यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे कॉल कर लो इसी फंक्शन को, प्लस GCD डायरेक्टली मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं पहले से वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा के रख रहा हूँ, मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर, SOPLN स्टेटमेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। सो GCD फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर अपने दोनों नंबर्स num1 और num2 भेज देंगे। सो num1 में जो वैल्यू है वो और num2 में जो वैल्यू है वो चली जाएंगी इस फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन कैलकुलेट कर लेगा GCD और वापस से ले आएगा। ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है जो रिकर्सिवली कैलकुलेट करेगा GCD को और यहाँ पे लाके वैल्यू को प्रिंट कर देगा SOPLN स्टेटमेंट्स की मदद से। सो यहाँ पे हम SOPLN स्टेटमेंट को बंद कर देंगे और फाइनली ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी रेडी हो गया है। इसके बाद हम बनाएंगे मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन में हमें इन सारे फंक्शंस को बेसिकली कॉल करना है। तो सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक एक यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। सो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमारी क्लास का नाम है GCD और OBJ इज इक्वल टू न्यू GCD, यही तरीका होता है। सो यहाँ पे हमने GCD क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है अभी। सो GCD OBJ इज इक्वल टू न्यू GCD। GCD हमारी क्लास का नाम है, OBJ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। वैसे तो OBJ की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने OBJ ही रखा है। सो यहाँ पे अब हम बारी बारी से फंक्शंस को कॉल करेंगे। सो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा कंस्ट्रक्टर तो ऐसे ही कॉल हो गया, तो इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्सेप्ट फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। देन रिकर्सिव फंक्शन तो ऑलरेडी यहाँ से कॉल हो रहा है, तो हमें एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करना है और साथ ही साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। डिस्प्ले के अंदर से आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो आपको GCD को कॉल नहीं करना है। सो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं OBJ डॉट एक्सेप्ट, एक फंक्शन हमने कॉल किया। फिर हम लिखेंगे OBJ डॉट डिस्प्ले। सो ये दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया। सो बस हमें यही 2 फंक्शंस कॉल करने। सो चलो इसको कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल और नो सिंटेक्स एरर। सो चलो अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। सो रन करेंगे इसको। सो अभी हम यहाँ पे कुछ इनपुट दे के देखते हैं। सपोज मैंने इनपुट दिया 15 और एक और इनपुट देते हैं 12। सो 15 एंड 12 का GCD क्या होता है या SCF क्या होता है, इट इज़ 3 होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। सो ये तो सही से कैलकुलेट होके आ रहा है। एक और यहाँ पे इनपुट दे के देखते हैं। नेक्स्ट इनपुट हम देंगे इस बार 8 और एक और इनपुट देते हैं लाइक 10। सो 8 और 10 का GCD क्या होगा, दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो क्या होगा, 2 होगा। सो यहाँ पे आ रहा है 8 और 10 का कॉमन डिवाइज़र है 2, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज़ 2। एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया कोई बड़ा नंबर देते हैं, जैसे मान लो मैंने दिया 24 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया 16। सो 16 जैसे ही हम इनपुट करेंगे 16 है, तो यहाँ पे इन दोनों का GCD क्या आ गया 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। सो ये हमने एग्जाम्पल में भी कैलकुलेट किया था। सो ये प्रोग्राम तो हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी इस प्रोग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हो। सो मेन तो इसमें यही GCD वाला फंक्शन है जो कि बार बार कॉल हो रहा है, एक रिकर्सिव फंक्शन है, और ये किस तरह से GCD कैलकुलेट कर रहा है ये मैंने यूक्लिड्स मेथड में आपको समझाया था। सो आई होप कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये आपके कंप्यूटर साइंस स्पेसिमेन पेपर का ही एक क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का बाकी सारा कोर्स पढ़ने के लिए आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगहों पे मिल जाएगा। आप मेरी ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आप जाके कंप्यूटर साइंस फॉर सेमेस्टर 2 पूरा कोर्स आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स उसमें हैं। और इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।